नमस्कार। डीडी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एनडीए सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय के सामने क्या कुछ चुनौतियां रही 1 साल के अंदर अंदर और क्या कुछ उपलब्धता रही इस 1 साल के अंदर अंदर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ी खास मेहमान मौजूद हैं, खुद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। जावड़ेकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। ये 1 साल काफी जल्दी बीत दिया, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह के रिफॉर्मिस्ट मेजर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लिए वो काबिले तारीफ रहे। अगर बात करने की कोशिश करें, अगर रिपोर्ट कार्ड खींचने की कोशिश करें 1 साल का, क्या कुछ लगता है कि आपकी सरकार के अचीवमेंट्स रहे या फिर क्या कुछ आपको लगता है कि ऐसे चैलेंजेस रहे जो इस 1 साल के अंदर आपने देखे? नहीं, विरासत में मुझे बहुत ही चुनौतियां मिली थी। पहले तो इस पूरे मंत्रालय एक तरह से बहुत ही दिक्कत में, संकट में और चर्चा में था फॉर रॉन्ग रीजंस। तो एक स्पीड ब्रेकर और रोड ब्लॉक मंत्रालय कहा जाता था, या कुछ लोग कहते थे कि ये रिटर्न ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज है। हमने इस दोनों से बाहर निकाल के एक मेरिट के आधार पे, नीतियों के आधार पे फैसले करने का काम शुरू किया, और इसलिए आज जो निगेटिव इमेज थी पॉजिटिव बन गई और निगेटिव माइंडसेट भी सेट इन हुआ था, क्योंकि लगातार 10-12 साल अगर ऐसा चले तो फिर निगेटिव माइंडसेट सारे जगह आता है। हमने बदल दिया। हमने अधिकारियों के 3 चिंतन शिविर किए। आपको ताज्जुब लगेगा, मैं 2-2 दिन हर शिविर में बैठा। मैं लास्ट में 1 घंटा कहता था, लेकिन बाकी सब बात मैं नोट्स करता था। 190 से ज्यादा अधिकारी इन शिविरों में बोले। फिर हमने एक पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भी की और सभी देश के प्रमुख वन, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में काम करने वाले सभी प्रमुख अधिकारी 400 इकट्ठा आए। 3 दिन बैठे, प्रदूषण से लेकर हर विषय में चर्चा की, क्योंकि हमने कहा पर्यावरण हमारे लिए राजनीति का नहीं, देश का विषय है और इसको लेकर हम चले। एक कॉन्सेंसस बना। दिल्ली के हवाई प्रदूषण का विषय आया, सबको साथ लिया। ब्लेम गेम में हम नहीं उलझे, हम सिचुएशन को सॉल्व करने में लगे हैं। तो ये हमने करके दिखाया। ये एक बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन ये जैसे आपने कहा कि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को एक रोड ब्लॉक कहा जाता था विकास की राह के अंदर। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि जून से लेकर के दिसंबर के बीच में लगभग 6.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई, लगभग 190 प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दिया गया। एक और चीज, अगर एक इंटरेस्टिंग आंकड़े पर नजर डालें तो जो पिछली सरकार 17 महीने तक जो 17 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स थे उस पर कोई फैसला नहीं ले पाई, वो अपने 17 दिन के अंदर हरी झंडी दे दी। क्या कोई एनवायरमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इन सबको ग्रीन सिग्नल देने के मोर्चे? बिल्कुल नहीं। ये देखो, पर्यावरण की रक्षा यह हमारी श्रद्धा है, हमारे अटूट विश्वास का विषय है। और पर्यावरण की रक्षा और विकास एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। इसलिए हमने घोषणा की डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, और हमने घोषणा की डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बोथ टुगेदर। एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरे हाथ में पर्यावरण का एजेंडा। तो ये लेकर चल रहे हैं और हमने करके दिखाया। हमने बल्कि पर्यावरण की बहुत सारे मानक और स्ट्रिंजेंट किए, कड़ाई से लागू कर रहे हैं, और वो मैं चर्चा में बताऊंगा क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण के शर्तों के साथ समझौता किए बगैर प्रोसेसेस को ऑनलाइन किया। ऑफिस में बार बार आना नहीं पड़ता है। अब उसके बाद TOR लेने के लिए 1-1.5 साल लगता था, हमने उसको स्टैंडर्ड किए तैयार, स्टैंडर्ड TORs तैयार किए। वो जानकारी अगर भर के देगा तो मिलेगा। इसलिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट वो 1 महीने में होगा, और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जब देगा तब उसके बाद 3 महीने में उसके फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, पहले लोग आते थे मेरे पास और कहते थे साहब कोई भी कंडीशंस डालो लेकिन परमिशन दो। मैंने कहा कोई भी कंडीशन कैसे डाल के चलेगा, जो सही कंडीशन है वही डालेंगे। लेकिन मुझे पता चला कि उनको विश्वास था कि कोई देखेगा नहीं। हम देखेंगे, डंडा चलाएंगे, सोते में भी दंड जागता है ये दिखाएंगे, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा किए बगैर हमारी तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल, यह हमारा अटूट विश्वास है। ये सृष्टि हम मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब पंचतत्वों से जो हमारी चराचर सृष्टि बनी है, तो इसी पंचतत्वों का संतुलन बनाए रखना
और उनकी रक्षा करना, यही हमारा काम है और हम करेंगे। जावड़ेकर साहब, लेकिन जैसे आपने एक मुद्दा उठाया कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन ये सरकार की प्रायोरिटी है। जो व्यूअर्स इस समय पे हमें देख रहे हैं, अब अगर वो समझना चाहे कि जावड़ेकर साहब जब कोई फैसला करते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को लेकर के, क्या कुछ अपने जहन में रखते हैं? क्या ऐसा करते हैं कि इतनी जल्दी क्लियरेंसेस हो रहे हैं, क्या उनके जहन में रहता है कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस तुरंत मिल जाना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हमने एक एक सेक्टर के पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं। जैसे डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी से बहुत प्रदूषण स्पेंट वॉश से होता था, डिस्टिलरी का बहुत बड़ा प्रदूषण स्लरी से भी होता था। हमने दोनों के मानक तय किए, हमने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज लगाया। अब कोई भी पानी की बूंद भी दूषित पानी अंदर नहीं जाएगा, और उसमें 20 करोड़ खर्च होते हैं। लेकिन अब डिस्टिलरीज भी समझने लगे कि खर्चा होता है वो 4-5 साल में सारा वापस आता है, तो ये तो फायदे का सौदा हो गया, प्रदूषण भी बचा, उनका फायदा भी हुआ। तो ऐसे पर्यावरण की रक्षा, यानी ये हमने नए मानक किए। अब सैंड माइनिंग है, बालू का उत्खनन, ये देश भर में एक संकट है, जरूरत है, लेकिन कहीं भी अंधाधुंध बालू का उत्खनन होता है तो नदियां लुप्त होती है, नदियां खत्म होती है। हमने अब तय किया कि भाई सैटेलाइट मैप से कहां बालू का आना हुआ है और कहां बालू ठहरी है वो देखेंगे, और वो देखकर उतनी ही बालू का उत्खनन करने का परमिशन देंगे। और हर राज्य सरकार को वो सैटेलाइट मैप के आधार पे एक पारदर्शी प्रक्रिया का स्वीकार करना पड़ेगा। उसकी एक दिन भर पूरी चर्चा हुई। हम अभी स्टोन क्रशिंग और क्रशिंग इंडस्ट्री है, वो भी जरूरत है देश की, लेकिन उसके मानक कैसे हो वो तैयार कर रहे हैं। अब इतने सारे घरों का निर्माण हो रहा है, कारखाने बन रहे हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वेस्ट आता है। आप देखेंगे दिल्ली में मेट्रो का इतना खनन रोज होता है, लेकिन उनका कोई प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि उनके प्रैक्टिसेस अच्छे हैं। उसी को आधार बना के हमने कंस्ट्रक्शन के वेस्ट के रूल्स तैयार किए। अब वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखेंगे आने वाले दिनों में, और 2 महीने में उसको जब लागू करेंगे तो आपको पूरा सीन बदला हुआ दिखेगा। हम स्टबल बर्निंग को भी, तो सारे इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं, यही पर्यावरण की रक्षा है। अब हमने 17 क्रिटिकली पोल्यूटिंग सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज तय किए, और उनमें 3206 इंडस्ट्रीज है। उनको हमने 24 घंटे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करने वाले संयंत्र बिठाने को कहा है। उनके पोल्यूशन वाटर जहां डिस्चार्ज निकलता है वहां, और चिमनी पे, तो हवा में क्या प्रदूषण जा रहा है, पानी में क्या बह रहा है, वो हम देखेंगे, 24 घंटे निगरानी करेंगे। उसका एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में स्क्रीन पर दिखेगा। 5 मिनट अगर प्रदूषण बढ़ा तो एसएमएस जाएगा, 15 मिनट बढ़ते रहा तो लीगल कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा जावड़ेकर साहब, आप बीजेपी के एक एक्सपीरियंस नेता भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। अब कहीं ना कहीं एक ये छवि बनकर के आ रही है बीजेपी सरकार की, जो विपक्ष लगातार आरोप भी लगाता रहा है कि 1 साल के अंदर कई सारे वादे किए गए, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई है तो इंप्लीमेंटेशन के मोर्चे पर नीचे कुछ भी नहीं रहा था। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं रखते क्योंकि हर मंत्री के पास आप जब इंटरव्यू करोगे तो उसके बाद बताने के लिए 100 एटलीस्ट हर मंत्रालय ने 100 नए प्रथाएं शुरू की है, अच्छे कदम उठाए हैं, निर्णय लिए हैं। मैंने अभी 2 दिन में सभी मंत्रियों से बात करके मैंने हर एक के 3 प्रमुख अचीवमेंट्स क्या है, कितने अद्भुत अचीवमेंट्स हैं। यानी इस सरकार ने 1 साल में जितना देश में बदलाव लाया और अच्छे जनता के हित में निर्णय लिए, उतने कभी नहीं लिए। हाँ, एक शायद हो गया होगा कि रोज जो बोलते रहना चाहिए, कम्युनिकेट करता रहना चाहिए, उसमें कहीं थोड़ी और सुधार करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। नहीं, जैसे कि आप आईएनबी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी संभाल चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्विटर पे है, फेसबुक पर है, लगातार संपर्क में रहते हैं, तो वो कहां चूक हो गई कि जो जनता और सरकार के बीच में जो शायद थोड़ा बहुत जो गैप देखने को मिला है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? यह आरोप है, ये गैप नहीं है। आज भी कोई भी सर्वे होता है मूड ऑफ द नेशन, तो उसमें लोग मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, वो बीजेपी सरकार को पसंद करते हैं और उसके लिए वो समय देना चाहते हैं। लेकिन अब विपक्षी है तो उनको तो हमला करना जरूरी है, नहीं तो वो क्या करेंगे। लेकिन हर क्रिटिसिज्म को भी हम पॉजिटिवली लेते हैं कि उसमें अगर कहीं कुछ मुद्दा है तो इसलिए देखो, भूमि अधिग्रहण के कानून में भी मोदी जी ने कहा कि भाई कोई सुधार है तो जरूर बताइए। 9 सुधार हमने किए ना। अच्छा, जैसे WTO के मोर्चे पर भी सरकार बिल्कुल अडिग रही कि किसानों के हितों के साथ भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके आज क्या कारण है कि ये छवि बनती जा रही है कि ये सरकार किसान, ये सभी किसानों में नहीं है। देखो, किसानों की 3 लड़ाइयां हमने लड़ी। एक तो जैसे आपने कहा WTO में पहली सरकार मान्य करके आई थी
कि 2016 के बाद हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मैकेनिज्म है वो नहीं चलेगा। लेकिन हमारी बहन निर्मला जी लड़ी वहां, खूब लड़ी, और WTO में ऐसी रखा पक्ष कि दुनिया को अकेले पड़ गए तो भी रहे, लेकिन दुनिया को फाइनली मानना पड़ा कि भारत कह रहा है वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसान के हित में है और देना पड़ेगा। तो ये होगा। दूसरा हुआ कि जो अभी असामयिक वर्षा हुई, बहुत नुकसान हुआ, तुरंत 4 फैसले प्रधानमंत्री जी ने लिए कि भाई असामयिक और अतिवृष्टि को ये कभी आपदा नहीं मानते थे, वो मानना शुरू किया। जो मुआवजा था वो 1.5 गुना किया। जो 50% की कंडीशन की 50% नुकसान हुआ तो ही मिलेगा, अब हमने 33% नुकसान हुआ तो भी मिलेगा। तो इतने बदलाव उसमें किए। जो अनाज भी खराब हुआ था वो भी पूरे प्राइस पर लिया, उसमें प्राइस कट नहीं किया। तो ये अद्भुत निर्णय हुए हैं। अब किसान के लिए और भी निर्णय होंगे, मुझे उम्मीद है। और इसलिए ये सच नहीं है कि बड़ी गैप है, किसान के मन में नहीं है। उसके लिए तो सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उसके लिए तो 8 लाख करोड़ का क्रेडिट दे रहे हैं, उसके लिए तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, और इसके लिए सब कुछ है। देखो, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जवान और नौजवानों की है, और ये ऐसी रहेगी। आने वाले दिनों में जावड़ेकर साहब बहुत चुनौतियां आपके कंधों पर आने भी वाली हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेशों के अंदर, हर जगह। लेकिन जैसे कि कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कही जा रही है, 2022 तक सबको हाउसिंग फॉर ऑल की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि ऐसे में क्लियरेंसेस की जब बात आएगी तो आपके कंधों पर एक ऐसा बोझ होगा कि किस तरह से क्लियरेंसेस दिया जाए कि डेवलपमेंट के रास्ते में, जो आपने बात की कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, वो ना हो और विकास की राह पर भी आगे बढ़ सके और पर्यावरण के साथ समझौता ना हो? बिल्कुल, पर्यावरण के साथ समझौता नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ देखो एक सीमेंट इंडस्ट्री है, वो दुनिया का सबसे 2 नंबर का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, और इतना बड़ा उत्पादन होता है, वहाँ बहुत प्रदूषण होता था। हमने नए मानक बनाए, वो मोर स्ट्रिंजेंट किए, और सीमेंट इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किए। तो ये हम राह चल रहे हैं सबको साथ लेकर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, नए आएंगे क्योंकि लोगों की पर्यावरण पर श्रद्धा हुई है। हम निजी कंपनियों को भी कह रहे हैं कि आप भी और बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाओ। तो इसमें हम सब कर रहे हैं। रिन्यूएबल एजेंसी का, एनर्जी का तो इतना बड़ा कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिया मोदी जी के नेतृत्व में, कि उसमें दुनिया में इतना बड़ा प्रोग्राम किसी देश ने नहीं लिया। जो 1 लाख मेगावाट का सौर ऊर्जा, 60,000 मेगावाट की पवन ऊर्जा, 5,000 मेगावाट का जो जल ऊर्जा, और 10,000 मेगावाट का एक क्या कहते बायोमास, तो ये सब मिलके एक जबरदस्त कार्यक्रम बना। तो हम पर्यावरण के राह पर चल रहे हैं, हम ग्रीन ग्रोथ के तरफ जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी तो हम हमारी यंत्रणा भी चुस्त कर रहे हैं, और हम इंडिविजुअल केस पर नहीं निर्णय कर रहे, हम एक एक सेक्टर के पॉलिसी डिसीजन ले रहे। यही तो फर्क है। हम और पॉलिसी में जो बैठेगा होगा, पॉलिसी के तहत होगा, जो पॉलिसी में नहीं होगा वो नहीं होगा। एक ऑनलाइन क्लियरेंसेस जो आपकी तरफ से जो कवायद शुरू गई, उसकी भी काफी तारीफ हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से। ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो स्टेट्स भी लागू कर सके, ये कवायद कब तक पूरी हो जाएगी? साथ ही साथ कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, जिसको ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 2200 प्रोजेक्ट्स आए, उसमें से समय के अनुसार जिनका निर्णय होना था हुआ है। लेकिन सारे प्रकरणों का मैंने राज्यों की बैठक की कि भाई राज्य में ज्यादा समय लग रहा है उसको प्रोसेस करने में, वो मत लगाइए, जल्दी आप भी निपटारा कीजिए, सही मानकों पर आपकी यंत्रणा भी चुस्त करिए, और किसी भी शर्तों के साथ समझौता किए बगैर उसको असेसमेंट करके जल्दी भेजिए। हम भी करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक उद्योग को पर्यावरण की रक्षा करने के बाद ये नहीं लगना चाहिए देरी। देरी लगाने से पर्यावरण नहीं रक्षा होती। अब उस समय 10 साल से 38,000 करोड़ इकट्ठा हो गए। वो इसलिए हुए कि 38,000 करोड़ वनीकरण के लिए दिए थे लोगों ने, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ जमीन पर। हमने कानून लाया है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का, और मुझे विश्वास है कि सारे राज्य और सभी पार्टियां समर्थन करेंगे, क्योंकि पैसा तो उनको हम देना चाहते हैं, उससे रोजगार भी बनेगा और उसके वनीकरण भी बनेगा। तो ये अच्छी चीज हम कर रहे हैं, मुझे लगता है सब साथ रहेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जावड़ेकर साहब, जो एनजीटी, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो फैसला लिया कि जो 10 साल से अधिक के जो डीजल व्हीकल है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, साथ ही नोएडा एक्सटेंशन जैसी जगहों के अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई है। इस बारे में क्या कुछ स्टैंड रहता है मंत्रालय का?
नहीं, मंत्रालय में ऐसा है कि जैसे इको सेंसिटिव जोन के बारे में बहुत चर्चा होती थी, लेकिन उसका काम नहीं कर रहे थे। मैंने रिव्यू किया, सभी राज्यों को बुलाया, और अभी सभी सीमांकन ठीक करेंगे। तो 130 सीमांकन हमने ठीक किए हैं, बाकी भी प्रोसेस में है। और जैसे ही सीमांकन होगा 10 किलोमीटर का दायरे का वो बंधन समाप्त होता है। एक दूसरा हम कर रहे हैं कि एनजीटी का ऑर्डर आया, भावना तो सही है, प्रदूषण में वाहनों का बहुत बड़ा मात्रा है, वाहन का कम उपयोग हो, वाहन का ठीक उपयोग हो, लोग भी वाहन का मेंटेनेंस करें, साथ ही साथ वाहनों का और फ्यूल का स्टैंडर्ड बढ़े, ये जरूरी है। रखरखाव ठीक होता है तो साल 10 साल है या 15 साल है उसका मुद्दा नहीं आता। और मुझे लगता है बड़े शहरों में वैसे भी इतनी पुरानी कार कोई नहीं रखता, लेकिन उसके बारे में कैसे फैसला करें सबको साथ लेकर, ये मुद्दा था, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा मुझे लगता है। जैसे कि यूरोपीय देश में हमने देखा है कि धीरे धीरे 2019 तक 2022 तक यूरो 4 गाड़ियों को धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, डीजल गाड़ी को फेज आउट कर रहे हैं और यूरो 6 वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह की कवायद शुरू कर रहे हैं। हमारा भी प्रोग्राम बना है वो जो 2024 तक है। अब जरूरत यह है कि आज की स्थिति को, हवा के प्रदूषण को देखते हुए उसमें क्या प्रीपोन करना चाहिए। मुझे लगता है मोटार विभाग और पेट्रोल विभाग दोनों मंत्रालय उसके बारे में गहनता से विचार कर रहे हैं और सही फैसले आएंगे। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि हम पर्यावरण के रास्ते पर ही चलेंगे, उससे बिगड़ेंगे नहीं, और जो भी एजेंसीज है सबको साथ लेकर चलेंगे। एक और ऐसा काम किया गया इस मंत्रालय द्वारा जिसकी काफी तारीफ हुई थी, वो था एयर क्वालिटी इंडेक्स का लॉन्च करना। बहरहाल के 10 शहरों के अंदर ये अभी लॉन्च किया गया था, लेकिन एक जो बात निकल करके आती है कि इसमें केवल मॉनिटरिंग की बात कही गई कि आप इसे मॉनिटर कर सकते हैं। क्या कुछ सरकार ये कदम उठा रही है कि पोल्यूशन वाकई में कंट्रोल किया जा सके उन सिटीज के अंदर, और कब तक हम देख सकते हैं कि ये पैन इंडिया लेवल पर ये जो इंडेक्स है इसको ला करके आया? ऐसा है, पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लॉन्च करना हमारे प्रामाणिकता को दर्शाता है कि हवा की तबीयत अगर बिगड़ी है तो बिगड़ी हुई तस्वीर हम लोगों को बताना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते। और 8 मानकों पर है। कुछ लोगों के मशीन जो बैठे हैं केवल 1 मानक का जायजा करते हैं, हम 8 प्रदूषणकारी घटकों का जायजा लेकर करेंगे। और मैं डीडी को तो चाहूंगा कि डीडी वाले वो रेगुलर हर बुलेटिन में दिखा सकते हैं, हम फ्रीली दे रहे हैं, हम कोई परचेस नहीं, और सभी चैनल्स को देंगे, सभी पेपर्स को भी देंगे। कल से हमारा 1 मई से शुरू हो गया, और इसलिए हम ये कहेंगे कि एयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये एक अच्छी शुरुआत है। सभी पेपर ने भी इसको सहारा, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, और उसके आधार पे हम लोगों को समस्या ध्यान आती है, क्योंकि लोगों का भी सहभाग महत्वपूर्ण है। अब दिल्ली में रिंग रोड बनाई नहीं 50 साल में, तो उसके कारण दिल्ली में बाहर जाने वाले वाहन भी अंदर आते हैं। वो जब रिंग रोड पूरा होगा, अब दोनों का टेंडर निकला, दोनों का काम शुरू हो रहा है, और दोनों में 2 साल के अंदर सारा पूरा होगा, तब दिल्ली के में वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमने 5 राज्यों और एनसीआर में संबंधित सारे कॉर्पोरेशंस और एजेंसीज को बुलाया। हर एक एजेंसी ने अपना 3 महीने का, 3 साल का और लंबा 1 साल का और 3 साल का, ऐसा सब कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। 3 महीने का कार्यक्रम शुरू हो गया। ब्लेम गेम से फायदा नहीं होता, फायदा होता है सामूहिक एक्शन से, और सभी एक्शन करने लगे तो मुझे लगता है रोज फर्क पड़ता भी दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जावड़ेकर साहब, ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले एक चीज समझना चाहूंगा, जैसे कि कई और भी शहर है, जैसे कि चाइना का बीजिंग, हम लोग विकास के मोर्चे पे तो कंपटीशन रहता है ये भारत चाइना के बीच में, लेकिन अब पोल्यूशन के बीच में भी ये हो रहा है कि बीजिंग में तो हालांकि ये होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे एक्शन भी लिया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन वही तो इंडेक्स लगाना, ये एक्शन की पहली बात है। हाँ, लेकिन क्या और एक्शन भी कर रहे हैं। वही तो मैंने कहा, जैसे दिल्ली में बायोमास बर्निंग होता है और बाजू में स्टबल बर्निंग होता है, दोनों पर हमने एक्शन शुरू की। सवेरे स्वीपर्स के भी ट्रेनिंग क्लासेस हो रहे हैं कि भाई मत करो ये, और जलाना नहीं। लोगों को भी कहा है कि व्हाट्सएप पर करके भेज दो ताकि तुरंत कॉग्निजेंस ले ले। स्टबल बर्निंग करता है वहां एफआईआर भी रजिस्टर किए, और उसका पर्याय विकल्प जो है वो भी दे दिया टेक्नोलॉजी के साथ। तो सभी सरकार जब हरकत में आती है तो काम शुरू होता है। डस्ट मैनेजमेंट का, जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट रूल बनेंगे, और डस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने भी अपना शुरू किया है। तो सब मिलकर प्रयास करेंगे और ये प्रदूषण को, स्थिति को सुधरेंगे। स्थिति सुधारनी होगी। और इसी मौके पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो भारत पे एक प्रेशर बन रहा है कार्बन एमिशन को कम करने का, उसके लिए क्या कुछ रणनीति है पर्यावरण मंत्रालय की। आप बने रहिए डीटी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे,
जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जावड़ेकर साहब, लगातार ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी तरफ से प्रेशर बन रहा है कि अब कार्बन एमिशन को कम करना होगा। चाइना ने अपना एक आंकड़ा दिया कि इस समय सीमा तक वो अपने कार्बन एमिशन को लिमिट करेंगे, यूएसए लिमिट करेगा। पेरिस में जो ये एक सम्मेलन होने वाला है इस साल के अंत तक, उससे पहले भारत की क्या कुछ रणनीति होगी? नहीं, भारत की रणनीति है कि हम पर्यावरण की रक्षा करके एक संतुलन बना के एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कमिटेड है। उन्होंने एक किताब लिखा है कन्वीनियंट एक्शन। 12 साल जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब जो काम किया उसके आधार पर दुनिया के सामने उस समय के अमेरिका के उपाध्यक्ष उपराष्ट्राध्यक्ष अल गोर ने इनकन्वीनियंट ट्रूथ रखा था, मोदी जी ने कन्वीनियंट एक्शन रखा है। तो हम पॉजिटिव सोचते हैं और दुनिया के मंच पर हम जाके कह रहे, सब विकसनशील देशों को एक साथ ले रहे। और हमारी जो एक्शन है, मैंने जैसे कहा, रिन्यूएबल टारगेट जो 1,75,000 मेगावाट का रखा है 7 साल में, इससे 350 दशलक्ष यानी 35 करोड़ टन हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा भारत से। भारत अब जैसे ये भी बदल रहा है, एलईडी लाइट लगा रहा है सारे स्ट्रीट लाइट पे। कितने एक्शंस लिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज आ रही है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को 14,000 करोड़ का सब्सिडी दी जा रही है। ये सारे लोगों, इससे प्रदूषण में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एमिशन इट विल रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी। तो हम हमारे जो 20-25% का टारगेट हमने रखा है उस पर हम सही चल रहे हैं। और हम हमारे INDCs देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम बहुत अच्छा इंडेक्स देंगे और हम जरूर जो विकसनशील देश है उनको मिटिगेशन के लिए, एडेप्टेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो हो ये कि नहीं। लेकिन जैसे कि सवाल ये उठता है कि डेवलप्ड वर्ल्ड लगातार ये प्रेशर बना रहा है कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए। क्या आपकी बेसिकली क्या कुछ उम्मीद है फाइनेंशियल कमिटमेंट? हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी एमिशन इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन हमारा उत्सर्जन बढ़ेगा क्योंकि हम ग्रो हो रहे हैं। भाई साहब, आज आपको पता है चाइना और अमेरिका का आपने उल्लेख किया। चाइना और अमेरिका का जो एग्रीमेंट या जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें क्या हुआ? चाइना और अमेरिका दोनों मिलके 2030 में 12 से 14 टन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करेंगे। हम आज केवल 2 टन है। 2030 में हमारे ज्यादा से ज्यादा 4-5 हो सकते हैं। तो हमारा कार्बन उत्सर्जन नहीं बढ़ रहा है और हमारा कभी भी 14 नहीं होगा। तो वो जो उन्होंने तय किया है वहां तक तो हम पहुंचेंगे नहीं। लेकिन मेरे जनता को भी, गरीब जनता को ऊर्जा का अधिकार है, उनको भी तो हमें कार्बन स्पेस चाहिए। जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के बाद जो कार्बन छोड़ा है और वही आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण है। बिल्कुल। तो उनको हम कह रहे हैं कि जनता आती है कि सिंहासन खाली करो, वैसे हम कह रहे हैं कि इंडिया हैज अराइव्ड, वेकेट द कार्बन स्पेस। ये विकसित देशों को हम कहते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही है कि भारत को कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पे पूरे दुनिया को अब राह दिखानी चाहिए। मेरा सवाल ये कि क्या आप तैयार, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आपका, क्या आप तैयार है और क्या कुछ किस तरह से आप राह दिखाएंगे? हम राह दिखाएंगे क्योंकि भारत की जीवन शैली पहले से ही सस्टेनेबल लिविंग की आदर्श है। हमारी सारी पद्धति रिसाइकल, रीयूज और कम उपभोग, अपरिग्रह, ये सब हमारे में है। अब लाइफस्टाइल जो बदली है वहां भी आज हमारा ऊर्जा की खपत अगर 1 है तो विकसित देशों की ऊर्जा की खपत 10 से 20 है। बिल्कुल। तो ये इतना अंतर है। तो हम थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन उनको भी हम कह रहे हैं कि थोड़ा आप भी कम करो और हम भी आगे जाएंगे। लाइफस्टाइल के चेंज के बिना कुछ नहीं होगा। और हम पेश करेंगे कि भारतीय जीवन शैली कैसे
इस तरह की है कि जो पर्यावरण के लिए पूरक है। बिल्कुल, लेकिन जावड़ेकर साहब एक और चीज निकल करके आती है, क्योंकि केवल मंत्रालय ही जलवायु परिवर्तन को रोके जरूरी नहीं होता, जो जन भागीदारी है इसका भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्या कुछ आपको लगता है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी है, मंत्रालय क्या कुछ अपील करता है लोगों से कि क्या जागरूकता फैलाए कि लोग में अपने आप वो आदत बने कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ वो खुद आगे आए? नहीं, बिल्कुल, आपने एकदम मेरे मुंह के शब्द निकाले। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये मंत्रालय में लोगों को प्रवेश ही नहीं था। हम तो सारे लोगों को लेके आ रहे हैं। जन भागीदारी के बिना पर्यावरण की रक्षा असंभव है। हमारा मैंडेट है क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट, मोर ग्रीन, और इन 5 चीजों में लोगों की भागीदारी बिना नहीं होगा। और इसलिए लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे, एक जन आंदोलन तैयार करेंगे और उसको लेकर जाएंगे साथ में। आखिरी सवाल मुझे पूछना ही है, यहाँ पे समय बहुत ही कम है, मीडिया का क्या कुछ रोल होगा इस समूचे इस अभियान के अंदर, जो एनवायरमेंट कंट्रोल की जो बात? बिल्कुल, देखो, मुझे लगता है मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पर्यावरण में कोई कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा नहीं होता है, डीएमके एडीएमके नहीं होता है। पर्यावरण हमारे देश की विरासत है और उसका हमें रक्षा करना है। हिमालय हमारा है, 7,500 किलोमीटर का हमारा समुद्र का किनारा है, हमारे इतनी बायोडाइवर्सिटी है, दुनिया का कम केवल हिस्सा है जमीन का टुकड़ा, लोग बहुत है, प्राणी बहुत है, सबकी रक्षा भी करना है, संतुलन बनाना है। तो लोगों की सहभागिता, मोर अवेयरनेस, मोर एक्शन इज नीडेड। और इसमें मीडिया अगर प्रचार करे, एक मीडिया कोई हवा को देखे, बिल्कुल, एक मीडिया कोई पानी को देखे, एक कोई ऊर्जा को देखे, ऐसे विभिन्न मोर्चे जो है हमारे पर्यावरण के, इसके लिए जागृति करे तो जनता बिल्कुल तैयार है और वही होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते यही हो और भारत जाहिर तौर पर ये गाइड करे पूरे वर्ल्ड को कि जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। बहरहाल आप इस कार्यक्रम में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावड़ेकर साहब। तो ये थी हमारी खास पेशकश। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।